नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज रोल कर रहा है, जैसे बाइसाइकिल का व्हील जो होता है वो रोल करता है, वो रोटेट नहीं करता है। आपका फैन जो है वो रोटेट करता है। तो रोटेशन अलग है और रोलिंग मोशन अलग है। रोटेशन में जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स होता है। आपका फैन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको कहते हैं रोटेशन मोशन। मगर रोलिंग मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो मूव भी कर रहा होता है और रोल भी कर रहा होता है। मतलब वो उसके पास रोटेशन भी होता है और प्लस ट्रांसलेशन भी होता है। जैसे बाइसाइकिल का व्हील, जब बाइसाइकिल आप चलाते हो तो व्हील जो है वो आगे भी जा रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो, उस टाइप के मोशन को कहते हैं रोलिंग मोशन। ठीक ना? मतलब ट्रांसलेशन और प्लस रोटेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रोलिंग मोशन मिलेगा। तो जैसे मैं कहूँ कि ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, तो अगर मैं इसको सिंपली लेफ्ट राइट इस तरह से मूव करा रहा तो ये ट्रांसलेशन मोशन है। ये ट्रांसलेशन मोशन। और अगर मैंने इसका एक्सिस फिक्स कर दिया और इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ तो ये हो गया इसका रोटेशन मोशन। ठीक है? और अगर मैं रोटेट करते हुए इसको आगे ले जा रहा हूँ तो ये हो गया रोलिंग मोशन। ठीक है? तो अगर इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँ ट्रांसलेशन को, जैसे ये देखो, ये बॉडी ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है आगे के डायरेक्शन में। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जब बॉडी आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से। ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है? अगर ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का VCOM है तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी भी सेम होगा। VCOM, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी सेम होगा। हर पार्टिकल का, हर मास का वेलोसिटी जो है वो सेम होगा और इस डायरेक्शन में होगा। जैसे इस पे मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ पर है सेंटर में, तो अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करा रहा हूँ तो ये पॉइंट हर एक पॉइंट जो इस बॉडी पर लाई कर रहा है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, अगर ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो वेलोसिटी होता है सेंटर ऑफ मास का, वही वेलोसिटी होता है सारे पार्टिकल्स जो उस बॉडी पर है। ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी को जो मैं जो हूँ रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, इस तरह से इस बॉडी को जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका अपर डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये है आपका प्योर रोटेशन मोशन। ओके, ये है आपका प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है? अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा r ओमेगा। यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा r ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। ठीक है? अब एक काम करो, इन दोनों मोशन को ऐड कर दो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा रोलिंग मोशन। ये हो गया रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी जो है वो रोटेट भी करेगा और रोल भी करेगा, घूमते हुए आगे जाएगा। ओके, रोटेट करते हुए आगे जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक VCOM और एक और वेलोसिटी क्या है? आर ओमेगा। इस पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पर आगे में है ट्रांसलेशन वेलोसिटी और नीचे में है रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा। इस पॉइंट की बात करें तो आगे में है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCOM और बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा। इस पॉइंट में ये VCOM है और ये है रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा। ठीक है? इसको कहते हैं रोलिंग मोशन। मैंने यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखा, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक ना? ये प्योर रोलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्योर रोलिंग का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कब प्योर रोलिंग होता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कुछ बाइक होता है या कार जो होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक ना? या स्लिप कर जाता है वो, या फॉरवर्ड स्लिप कर जाता है, या स्किड कर जाता है। तो स्किड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये सब प्योर रोलिंग नहीं है वहां पर। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, पहले मैं वो कंडीशन बता देता हूँ, फिर मैं उसका मीनिंग आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मीनिंग क्या होता है प्योर रोलिंग का। ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ, ये स्पेशल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, बाकी कोई भी पॉइंट जो है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक? इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा, ट्रांसलेशन की वजह से ये वेलोसिटी है और रोटेशन की वजह से ये वाला वेलोसिटी है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये प्योर रोलिंग तब होगा, फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, अगर ये प्योर रोलिंग तब होगा जब ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, ए पॉइंट जो ग्राउंड के टच में, ये रेस्ट में होगा। ये किसमें होगा? रेस्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। तब ये जो रोलिंग मोशन होगा ये प्योर रोलिंग मोशन होगा। ठीक है? आप कहोगे ये पॉइंट रेस्ट में कैसे होगा, ये तो व्हील मूव कर रहा है, तो ये रेस्ट में कैसे रहेगा? रेस्ट में रहने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पर होगा, ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पर से अगर इस पॉइंट को देखता है तो ये पॉइंट उसको रेस्ट में दिखाई देना चाहिए। रेस्ट में कब दिखाई देगा? कि जैसे ही ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है इधर जाएगा तो एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? ये पॉइंट यहाँ गया तो एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, कंटिन्यूसली ऐसे फेनोमेना जो है ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर जो सेंटर ऑफ मास पर है उसको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो हमेशा रेस्ट में है। ठीक है? क्योंकि एक पॉइंट जो यहाँ जा रहा है वो फिर से दूसरा पॉइंट यहाँ पर पहुंच जा रहा है। ठीक है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक पॉइंट है जो ग्राउंड के टच में, ये रेस्ट में है।
अगर ये रेस्ट में, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा, नो डाउट ये पॉइंट उसको रेस्ट में नहीं दिखाई देगा, ठीक ना, मगर यही ऑब्जर्वर जब सेंटर ऑफ मास पर से देखेगा इस पॉइंट को, तो उसको ये रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि वी सी हमने किसको बैलेंस किया हुआ है, रेस्ट में कब होगा, जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, ये दोनों वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा, उस केस में होगा प्योर रोलिंग। ओके, तो यही है आपका कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, जब वी सी एम का वैल्यू जो है वो आर ओमेगा के इक्वल होगा, तो उस केस में प्योर रोलिंग होगा। कहने का मतलब जितना ट्रांसलेशन मोशन होगा उतना रोटेशनल मोशन भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितना ट्रांसलेशन उतना रोटेशन, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन ज्यादा हो जाता है और रोटेशनल कम हो जाता है, ठीक है, और कई बार रोटेशनल ज्यादा हो जाता है, ट्रांसलेशनल कम हो जाता है, तो ये सब प्योर रोलिंग नहीं है। आप पूछोगे ये कब होता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा हो गया, रोटेशन कम, मतलब जैसे कि ऐसे समझो कि एक बाइक है जो मूव कर रहा है विद पार्टिकुलर स्पीड, उसने ऑल ऑफ ए सडन जो है वो ब्रेक लगा दिया, जैसे ही उसने ब्रेक लगाया व्हील जो है वो रोटेशन करना रुक गया, उसका रोटेशन रुक गया व्हील का, मगर अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसका ट्रांसलेशन कंटिन्यू रहा। ओके, बाइक मूव कर रहा है, ऑल ऑफ ए सडन उसने ब्रेक लगाया, रोटेशन तो रुक गया, रोटेशन तो कम हो गया, मगर ट्रांसलेशन जो है वो कंटिन्यू रहा अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो वैसे केस में क्या होता है, ट्रांसलेशन ज्यादा हो गया, रोटेशन कम हो गया, तो इस टाइप के केस को कहते हैं कि वो देखना फॉरवर्ड स्लिप हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिप, वो स्लिप कर जाएगा, एक्सीडेंट भी हो गया इसका, ठीक है, इस तरह से स्लिप कर जाता है। और कई बार क्या होता है कि रोटेशन ज्यादा हो जाता है और ट्रांसलेशन होता ही नहीं, इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लिप। ये कब होता है, मान लो कोई फोर व्हीलर है जो किसी गड्ढे में फंस जाता है, ओके, गड्ढे में फंस जाता है, उसका व्हील जो है वो रोटेट करता रहता है, मगर वो आगे बढ़ता ही नहीं, ठीक है। बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा होता है, किसी गड्ढे में अगर वो फंस जाता है तो वो व्हील जो है वो रोटेट करता रहता है, मगर वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में आप कहोगे रोटेशन तो हो रहा है नो डाउट, मगर ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा है, रोटेशन ज्यादा है ट्रांसलेशन कम है, तो उस केस को कहते हैं बैकवर्ड स्लिप। ये सब इम्प्योर है, ये सब प्योर नहीं है, ठीक ना। प्योर रोटेशन कब होगा, जितना ट्रांसलेशन उतना रोटेशन, जितना वी सी एम उतना आर ओमेगा, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ये है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो आपको क्या याद रखना है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड rotational motion. Okay, and condition for pure rolling is when velocity of center of mass is equal to the velocity of r omega. That is rotational motion is equal to translation motion. उस केस में हो जाता है प्योर रोलिंग। फॉरवर्ड स्लिप कब होगा, जब ट्रांसलेशन ज्यादा हो जाए, बैकवर्ड स्लिप जब रोटेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट पॉइंट ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोलिंग मोशन के लिए, तो friction is important, okay, friction is necessary for pure rolling, for rolling, या simply rolling या pure rolling, फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग करने के लिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी जो है वो रोल नहीं करेगा। और एक पॉइंट और है, एट प्योर रोलिंग, एट प्योर रोलिंग, जब प्योर रोलिंग होता है, जब ट्रांसलेशन और रोटेशन सेम हो जाता है, एट प्योर रोलिंग फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग के लिए, और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है जब प्योर रोलिंग होता है तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पे प्योर मत लिखो, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर रोलिंग, फ्रिक्शन जरूरी है रोलिंग के लिए, मगर जब प्योर रोलिंग होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, उस टाइम फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करता। तो ये देखो एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। आपने गेम देखा होगा, इस गेम में जो है, आई थिंक इसका नाम जो है वो बॉलिंग गेम है, सिंपली बॉलिंग कहते हैं इसको। इसमें 3 होल होता है, एक बड़ा सा बॉल होता है 5 to 6 kg का, इसमें एक 3 होल होता है, इस 3 होल में फिंगर को डालते हैं और एक बोर्ड होता है, ओके, एक बोर्ड होता है, और यहाँ पर जो है टारगेट होता है इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में। इस गेम का नाम आपको पता है क्या है, इस तरह से बॉल को जो है वो रोल कराया जाता है, इसको हिट कराया जाता है, अगर सारे जो वहां पर जो डॉल्स होते हैं, डॉल्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, अगर वो सारे गिर जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इस गेम को कहते हैं बॉलिंग, ठीक है। अब आप देखो, जब आप बॉल को थ्रो करते हो इस तरह से, ठीक है, बॉल को आप इस तरह से थ्रो करते हो, तो आप इसको कौन सा मोशन देते हो, तो आप इसको सिंपली देते हो ट्रांसलेशन मोशन, आप सिंपली थ्रो करते हो, मगर जैसे ही ये बॉल जो है वो बोर्ड से टकराता है, इसके बोर्ड से टकराता है, ये रोल करना स्टार्ट कर देता है, ये इस तरह से जो है तो वो रोल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और रोल करते हुए जाकर के ये इसको हिट करते हैं, तो आपने दिया ट्रांसलेशन मोशन, इसको रोलिंग किसने कराया, फ्रिक्शन ने कराया, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन जो इन बॉल और ग्राउंड के बीच में जो एक्ट कर रहा है, बोर्ड के बीच में जो एक्ट कर रहा है, वो फ्रिक्शन है, यहाँ पर इसको रोलिंग मोशन देता है। फ्रिक्शन का काम ये है कि आपने इसको दिया ट्रांसलेशन मोशन, जैसे ये बोर्ड से टकराता है ये रोल करने लगता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसको रोटेशन मोशन देना स्टार्ट करता है। फ्रिक्शन का काम ये है इसके ट्रांसलेशन मोशन को कम करना और इसके रोटेशन मोशन को बढ़ाना,
ओके, तो ये ट्रांसलेशन मोशन को कम करता जाएगा और रोटेशन मोशन को इस तरह से बढ़ाता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ट्रांसलेशन मोशन आपका रोटेशन मोशन के बराबर हो जाएगा। ट्रांसलेशन मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन के बराबर हो जाएगा, तब इसका बॉल का जो है वो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है तो ये पॉइंट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। और जब कोई पॉइंट रेस्ट में होता है तो उसको आपको पता है कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसको फ्रिक्शन जीरो होता है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन जरूरी भी है रोलिंग के लिए, और जब प्योर रोलिंग होता है तो फ्रिक्शन एक्ट भी नहीं करता है। अगर ये जो सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, तो जब आप इसको थ्रो करोगे इस बॉल को, ये बॉल रोल नहीं करेगा, सिंपली स्लिप करते हुए जाएगा। ठीक ना, तो ये रोल करना क्यों स्टार्ट कर रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन ने क्या किया, इसके ट्रांसलेशन मोशन को कम किया और रोटेशन मोशन को बढ़ाना स्टार्ट किया। रोटेशन मोशन कब तक बढ़ाएगा? जब तक ये ट्रांसलेशन के बराबर ना हो। इस तरह का सिचुएशन होता है, ट्रांसलेशन घटता है और रोटेशन इंक्रीज करता है। एक ऐसा टाइम आता है दोनों बराबर हो जाते हैं और उस टाइम में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा ये पॉइंट रेस्ट में आ जाता है, और कोई पॉइंट अगर रेस्ट में होता है तो उसको फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है रोलिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है, हाइट जो है वो h है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो रोल करते हुए नीचे आ रहा है, रोल करते हुए आ रहा है। ठीक ना, अभी तक क्या होता था कि कोई ब्लॉक होता था वो स्लाइड करते हुए नीचे आता था, मगर इस केस में ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रोल करते हुए मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, आपको अभी मैंने बताया कि रोलिंग मोशन होता क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसका बॉडी का जो मास है एम है और ये जो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आपको आपको मैंने बताया मास का एनालोगस आई होता है, वी का एनालोगस ओमेगा होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये ओमेगा स्पीड से जो है वो रोटेट कर रहा है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन के केस, के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, अगर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन तो आप आई की जगह लिख सकते हो एम के स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला और होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो v बाई आर, मतलब v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर लो और यहाँ पर बचेगा सिर्फ वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये है सिंपल सा एक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व होगा, मगर फाउंडेशन तो यही है, बेसिक तो यही है। इट इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कुछ बॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉडीज हैं रिंग, यहाँ पर जो बॉडी है वो एक बॉडी है रिंग। ओके, एक बॉडी जो है वो है डिस्क, एक बॉडी जो है वो है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो अगर मैं कहूँ कि सभी का मास जो है वो सेम है, एम है और एम है। ठीक है, और सभी जो है वो नीचे मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से नीचे को आ रहे हैं। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, या काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर में इनको अरेंज करें। तो ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, सभी के लिए मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लीनियर वेलोसिटी। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो ये है वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, ये डिसाइड करेगा किसका काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा है कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, के का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू अंडर रूट कॉफिशेंट इंटू आर। के इज इक्वल टू कॉफिशेंट इंटू आर होता है, इसका मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कॉफिशेंट। ओके, के इज इक्वल टू आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कॉफिशेंट। तो अगर मैं बात करूं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू रिंग के लिए, तो रिंग का कॉफिशेंट होता है वन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन इन केस ऑफ रिंग। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू डिस्क के लिए होता है कॉफिशेंट वन बाई टू होता है, तो इसका कॉफिशेंट हो जाएगा वन बाई टू इन केस ऑफ डिस्क। और स्फेयर का जो होता है वो होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, तो टू बाई फाइव इसका कॉफिशेंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4। ये हो गया आपका सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का हो गया 0.4 और इसका हो गया 0.5 और इसका हो गया वन। तो सबसे ज्यादा जो है वो रिंग का है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा रिंग का होगा, फिर उसके बाद होगा
डिस्क का होगा, और लास्ट में जो है सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड स्फीयर का होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जब मास और वेलोसिटी सेम होगा तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, रिंग का जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जब ये बॉल जो है वो रोल करते हुए यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है रोल करते हुए यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और u का वैल्यू 0 है, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ पर रोल करते हुए नीचे को आता है तो लोएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसका जो है पहले इसके पास था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक ना, तो अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करूँ, दैट इज इस पॉइंट को फर्स्ट मान लेता हूँ, इस पॉइंट को 2 मान लेता हूँ, तो आप लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, दैट इज k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। ओके, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हाइट पर है ना, ग्राउंड से mgh। यहाँ पर पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है? तो यहाँ पर ये रोल करते हुए पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पर इसके पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये जब ये ग्राउंड पर पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो गया, वी का फॉर्मूला बन गया 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट में, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट। ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये याद करना है आपको। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा सेम टाइप का, एक रिंग है, डिस्क है और सॉलिड स्फीयर है, सभी का मास जो है वो सेम है, सभी को एक साथ रिलीज किया गया है, तो आप बताओ किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा जब वो ग्राउंड को पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि सभी बॉडी के लिए, चाहे वो रिंग है, डिस्क है या सॉलिड स्फीयर है, सभी के लिए 2 सेम है, जी सेम है और हाइट भी सेम है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये वाला फैक्टर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा फैक्टर, उसका वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का है, तो इसका मतलब सबसे कम वेलोसिटी किसका होगा? रिंग का होगा। और सॉलिड स्फीयर का जो वेलोसिटी है, सॉलिड स्फीयर के केस में ये वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होने जा रहा है? सॉलिड स्फीयर का। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद इसका होगा वेलोसिटी ऑफ दिस। ये क्वेश्चन पूछते हैं अरेंज करने के लिए, तो आप इसको याद कर लो तो ज्यादा इजी है। और उसके बाद लास्ट में वेलोसिटी होगा रिंग। और भी बॉडी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, हॉलो स्फीयर भी इंक्लूड कर सकते हैं, सिलेंडर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो सॉलिड जो डिस्क का होता है, और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो रिंग का होता है। वो आप सॉल्व कर लें, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार क्या करेंगे कि रेशियो पूछ लेंगे कि एक डिस्क और सॉलिड स्फीयर को मूव कराया गया सेम हाइट से, तो बताएं कि जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो उनके वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है, जब ये बॉल रोल करते हुए नीचे को आएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन बॉडी इज रोलिंग। नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन अलोंग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब ये बॉल जो है वो रोल करते हुए नीचे को आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं कैनामेटिक्स का हेल्प लूंगा। कैनामेटिक्स का हेल्प इस तरह से लूंगा कि जब ये रोल करना स्टार्ट कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, जब ये रोल करते हुए यहाँ पर पहुंचेगा इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, और v का वैल्यू मुझको पता है कि कितना होता है, v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू अभी हम लोग ने डिराइव किया है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ये, यहाँ से यहाँ तक जब ये जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, ये थीटा है ये एच है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एस मानते हो और यहाँ पर आप साइन थीटा यूज करते हो तो साइन थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच बाई एस। तो एस का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा एच बाई साइन थीटा।
h बाई साइन थीटा। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको u का वैल्यू पता है, v पता है, s पता है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप इक्वेशन यूज करने वाले हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो ये 2gh हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, u का वैल्यू 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू h बाई साइन थीटा है, h बाई साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 2ah बाई साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर h से h भी कैंसिल होगा, और एक्सेलरेशन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसमें भी फैक्टर देखो, अगर मैं कहूँ इसमें एक्सेलरेशन किस बॉडी का ज्यादा होगा, जिसका 1 प्लस के स्क्वायर वाला फैक्टर जो है वो कम होगा, उसके लिए एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पर रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर को रोटेट कराया जाए, रोल कराया जाए, तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्स जिसका 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम होगा, और सबसे कम किसके लिए आया था, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर भी आंसर वही होगा जो वेलोसिटी में आंसर था, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद होगा डिस्क, और सबसे कम जो एक्सेलरेशन होगा वो रिंग का होगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे कम टाइम किसको लगेगा डाउनवर्ड, मतलब ये ग्राउंड को आने में या एज पर आने में, ठीक है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आने में सबसे कम टाइम किसको लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या आप कहो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का है, तो सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को लगेगा। इसका मतलब सबसे कम टाइम जो है वो सॉलिड स्फीयर को लगने वाला है, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो किसको लगेगा, डिस्क को लगेगा। और सबसे लेट से जो पहुंचने वाला होगा वो रिंग होगा, रिंग सबसे लेट से पहुंचेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी सबसे कम था, इसीलिए इसको टाइम सबसे ज्यादा लग जाएगा। तो ये ऑर्डर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर मैं अगर आपसे कंडीशन अप्लाई कर दूं, एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ कि इफ फ्रिक्शन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाए, मतलब सरफेस कैसा हो जाए, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाए। ओके, तब कौन सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे लेट में पहुंचेगा, अगर सरफेस कैसा हो, फ्रिक्शन लेस हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, अगर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी रोल नहीं करेगा। ठीक है, तो वही बात है, अगर यह सरफेस को आप फ्रिक्शन लेस कर दोगे, फ्रिक्शन लेस करने का मतलब ये समझ रहे हो, बॉडी रोल ही नहीं करेगा। जब बॉडी रोल ही नहीं करेगा तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाला फैक्टर ही नहीं आएगा। जब बॉडी रोल ही नहीं कर रहा है, सिंपली क्या करेगा, स्लिप करेगा, बॉडी सिंपली स्लिप करेगा, ना तो वो रोटेट करेगा, ओके, ना ही रोल करेगा, वो स्लिप करते हुए नीचे आएगा। इसका मतलब जब फ्रिक्शन लेस सरफेस कर दोगे तो बॉडी जो है वो स्लिप करते हुए नीचे को आएगा, और जब स्लिप करेगा तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाला फैक्टर तो आएगा ही नहीं, डिसाइड कौन करेगा, जी साइन थीटा। सभी बॉडी के लिए जी भी सेम है, सभी बॉडी के लिए थीटा भी सेम है, तो सभी सभी एक साथ ही नीचे आ जाएंगे, स्लिप करते हुए सभी एक साथ नीचे आ जाएंगे। तो उसके में टाइम जो है वो सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो डिस्क हो, या वो रिंग हो, सभी एक साथ नीचे पहुंचेंगे क्योंकि वो स्लिप कर रहे हैं, वो रोल कर ही नहीं रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है जो स्लिप कर रहा है विदाउट रोलिंग और रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। फर्स्ट केस में वो स्लिप कर रहा है विदाउट रोलिंग, मतलब स्लिप करता जा रहा है, रोल कर ही नहीं रहा है। ओके, और सेकंड केस में जो है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब समझ रहे हो, रोल विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये हो गया कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग कर रहा है। और स्लिप विदाउट रोलिंग मतलब स्लिप करता चला जा रहा है सिंपली, और वो रोल कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपका जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तो ये सरफेस जरूर फ्रिक्शन लेस होगा। ओके, ये सिचुएशन अभी मैंने आपको बताया था कि जब फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है तो बॉडी सिंपली स्लिप करता है, रोल कर ही नहीं पाता। तो वो कह रहा है कि इन दोनों केस में आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताएं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें फिर रेशियो बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्लिप विदाउट रोलिंग का मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपका सिलेंडर है, अगर मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ये सरफेस है इसका, ओके, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और ये सिंपली क्या कर रहा है, स्लिप हो रहा है आगे। मान लो इसका मास जो है वो m है और इसका वेलोसिटी v है, तो स्लिप करने का मतलब इसके पास कौन सा मोशन है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसका वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड केस में ये कह रहा है कि ये बॉडी जो है वो रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग, वो भी प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग करने का मतलब इसके पास रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। इसका कंप्लीट फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया था, कितना आया था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर के लिए आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का वही होता है जो रिंग का होता है, जो रिंग का होता है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, कॉफिशेंट। ओके, और सॉलिड सिलेंडर का कॉफिशेंट क्या होगा, जो रिंग का होता है, रिंग का कॉफिशेंट 1 होता है, तो ये 1 हो गया सिंपली। तो 1 + 1 2 हो गया। बस सॉल्व कर लो, ये एम वी स्क्वायर हो गया। रेशियो क्या आएगा, अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं, के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन, k1 प्लस k2 का अगर रेशियो निकालो तो k1 है आपका हाफ एम वी स्क्वायर और ये सिंपली एम वी स्क्वायर, रेशियो आएगा 1/2, 1:2 इज द आंसर। ओके।